साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृषि मिशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पहले से हमने इस आपके चैनल पे वीडियो डाला था कि हम एनआर सुंडा का जो वीडियो कोर्स है वो लॉन्च करना था। तो आपको घर बैठे हम क्या करवाएंगे, कंप्लीट एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए जो कंप्लीट एनआर सुंडा या नेमरा सुंडा बुक है उसको करवाएंगे। आज हम इस बुक को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आपके पास जो बुक है, आपके पास 2018 का एडिशन हो चाहे उसका बाद आप अब लेके आ सकते हो। आपको बुक वो लेके आनी है जिसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट हो, जो कृषि पर्यवेक्षक के लिए बुक है, जिसमें सस्य विज्ञान हो, उद्यान विज्ञान हो और पशुपालन विज्ञान हो। आपको वो ही बुक लेके आनी है। आप वो बुक मार्केट से खरीद कर और उससे आप स्टडी स्टार्ट कीजिए। हम आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ अपना सिस्टम क्या रहेगा। अपना सिस्टम ये रहेगा कि मैं आपको जैसे डेली के आपको 10 पेज, सपोज करो मैं आपको डेली के, वो क्या रहेगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है पेजेस, क्योंकि जो चीज़ें टफ होगी वहाँ पेज अपने कम हो सकते हैं। डेली बात करूँ, यदि मैं डेली हो सकता है, क्योंकि पेज कम ज़्यादा इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जो चीज़ें टफ आएगी जहाँ वहाँ अपने पेज थोड़े कम कर देंगे। डेली मान लीजिए 10 पेजेस की बात करूँ मैं, 10 पेज होंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा 10 पेजेस की, वो आपको रीड करना है। उसके बाद में लगातार 6 दिन, वीक में अपने क्या करेंगे, वीक में 6 दिन अपने वीडियो कोर्स है वो चलेगा। प्रत्येक दिन एक वीडियो डाली जाएगी। आवश्यकता अनुसार हो सकता है 2 वीडियो डाल दी जाए। आपको वो डेली पढ़ना है। उसके बाद में आपको जो ज्वाइन करेगा टेस्ट सीरीज, इसी कोर्स की क्या होगी, संडे को टेस्ट होगा। इस टेस्ट में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको 500 रुपये है वो चार्ज देना पड़ेगा। वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम जो चैनल है, जो ग्रुप है, उसका लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और 500 रुपये है जो पे करके आप जुड़ सकते हो। इसे आपको पे करना है 7976366098। आप पेटीएम और गूगल पे, पेटीएम और गूगल पे, इन दोनों में से किसी से आप पे कर सकते हो, पेटीएम या गूगल पे। और आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आपकी तैयारी एक अच्छे शानदार तरीके से, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो टेस्ट सीरीज होगी बहुत शानदार होगी आपकी, और अपनी तैयारी एकदम शानदार होगी। उसमें क्वेश्चन रहेंगे आपके टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। 60 एग्रीकल्चर के रहेंगे और 15 क्वेश्चन हिंदी के और 25 क्वेश्चन जीके के। और आपको मैं यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर कराऊंगा। आपको मैं एडिशनल दे रहा हूँ, जो आपको हिंदी और जीके के मैं टेस्ट के साथ 15 और 25 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो एडिशनल प्रत्येक संडे के लिए आपको टॉपिक बताया जाएगा कि ये टॉपिक हिंदी का और ये जीके का एक एक टॉपिक है। और इसके साथ जो 6 दिन में आपका जो वीडियो कोर्स में हो चुका है वो कंप्लीट, उसका संडे को टेस्ट होगा। मेरे हिसाब से आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब अपने चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आपका जो पहला पेज है एनआर सुंडा का, वो आप निकाल लीजिए जहां से आपको स्टार्ट करना है। तो अपने अब स्टार्ट कर रहे हैं, अपने थोड़ी हिस्ट्री की बात करेंगे। एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट हुई थी, एग्रीकल्चर का जो अपना जो पास्ट टाइम था उसमें एग्रीकल्चर का जो विकास हुआ वो कैसे धीरे धीरे हुआ। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में। आपकी बुक में क्या दिया गया है, 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व क्या है, किसकी उत्पत्ति हुई थी। देखो आपकी बुक में लिखा गया है आदि मानव। आदि मानव का उद्भव, आदि मानव का उद्भव हुआ कब, 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व। और आदि मानव का जो नाम होता है ना, वो होता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस इसका नाम होता है। और इसका जो उद्भव है ना, या उत्पत्ति है, वो कहाँ हुई थी, इसकी उत्पत्ति इंडोनेशिया और अफ्रीका में हुई थी।
इस मानव की जो उत्पत्ति है ना वो इंडोनेशिया और अफ्रीका में हुई थी। तो 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व आदि मानव का उद्भव हुआ था इंडोनेशिया और अफ्रीका में। होमो इरेक्टस इसे क्यों कहने लगे? क्योंकि इस टाइम मनुष्य है, पहले जैसे मनुष्य की उत्पत्ति है वो बंदर से हुई है। बंदर क्या दोनों हाथों और पैरों पे चलता था, लेकिन मनुष्य क्या उस टाइम से दोनों पैरों के बल सीधा खड़ा होकर चलने लग गया। तो इरेक्टस का मतलब क्या होता है? सीधा खड़ा होना। तो मनुष्य दोनों पैरों पे सीधा खड़ा होकर चलने लग गया, इसीलिए होमो इरेक्टस कहा जाने लगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो 32,000 वर्ष पूर्व, 32,000 वर्ष पूर्व ईस्वी पूर्व देखें तो आधुनिक मानव की उत्पत्ति हो जाती है। कौन से मानव की? आधुनिक मानव की, मानव का उद्भव, आधुनिक मानव का उद्भव होता है। और इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, इसका नाम होता है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस इसका नाम रहता है। देखो होमो सैपियंस का अर्थ क्या होता है? देखो सैपियंस का मतलब क्या होता है? सीखने की प्रवृत्ति। होमो का अर्थ क्या होता है? समान रूप से। मनुष्य में क्या हो गया? समान रूप से सीखने की प्रवृत्ति विकसित हो गई। समान रूप से सीखने की प्रवृत्ति जो आज मनुष्य जैसे अपने हैं, अपने में क्या है? समान रूप से सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसीलिए हमारा आज मनुष्य का वर्तमान में जो नाम है आधुनिक मानव का, उसे क्या दिया गया? होमो सैपियंस है वो नाम दिया गया। तो उसके बाद में अपने देखें इसका उद्भव है ना वो कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि उद्भव है वो कहाँ पर हुआ था। जो इस मानव का उद्भव है वो यूरोप में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूरोप में हुआ था। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ ईयर है, वो उसकी अपने बात कर लेते हैं। तो 10,000 BC, ईसा पूर्व बोल सकते हो या BC की बात करें तो मनुष्य ने क्या किया? सबसे पहले कुत्ता पालन किया था। क्या किया था? कुत्ता पालन। क्यों कुत्ता पालन की इसलिए आवश्यकता पड़ी? क्योंकि मनुष्य क्या था? शिकार के लिए शिकार पर डिपेंडेंट था, क्योंकि खाने के लिए उसके पास उस टाइम न तो फसलें थी, क्योंकि मनुष्य को फसलें उगानी उस टाइम में आती भी नहीं थी। तो फसलें जब वो उगाने लगा तो जब फसलें उगाने से पहले क्या उसको खाने की तो आवश्यकता थी। तो खाने के लिए निर्भर था वो किस पे था? जो जीव जंतु है या जो वनों में रहता था उस टाइम। तो कुत्ते से क्या करता था? शिकार करता था जानवरों का, जिसको पकाकर है वो खाता था, उसके मांस को खाता था, और कुत्ते को क्या है? शिकार के लिए काम में लेता। आपसे पूछा जाए कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा जो वो एनिमल है वो पाला था, तो आपका आंसर होना चाहिए कुत्ता पाला था। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट 8700 ईसा पूर्व या BC की बात करें तो मनुष्य ने भेड़ पालनी शुरू कर दी। तो भेड़ पालन शुरू हो गया, भेड़ पालन शुरू कर दिया। उसके बाद में 7700 BC में क्या किया? बकरी पालन शुरू हो गया। 7700 BC में बकरी पालन है वो शुरू हो गया। उसके बाद में 7500 BC में गेहूं और जौ की खेती, गेहूं व जौ की खेती शुरू कर दी मनुष्य ने। गेहूं व जौ की खेती शुरू कर दी। उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें तो 4400 BC में मक्का की खेती शुरू कर दी। मक्का की खेती शुरू कर दी थी। अब ये जो इंपॉर्टेंट है कौन सा, आपको याद रहना चाहिए कि गेहूं और जौ की खेती है वो कब शुरू हुई थी। मैं जो इंपॉर्टेंट बोलूं वहां आप उसको थोड़ा मार्क कर लेना, क्योंकि वो चीजें इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको ये याद रहना चाहिए कि कुत्ता पालन कब हुआ था, सबसे पहला जानवर कौन सा था, और 7500 BC में गेहूं व जौ की खेती शुरू हो गई थी।
उसके बाद में अपने यदि नेक्स्ट बात करें, मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, 3500 बीसी में आलू की खेती शुरू हुई थी। आलू की खेती शुरू कर दी थी। उसके बाद में यदि मैं बात करूं 3400 की, 3400 बीसी में क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हो गया। पहिए का आविष्कार हो गया था। मनुष्य ने क्या, पहिए का आविष्कार कर लिया था 3400 बीसी में। उसके बाद में 3200 बीसी में, दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, कपास, चना, सरसों, इसकी खेती करना शुरू कर दिया था। की खेती, देखो कपास, चना और सरसों की खेती है वो मनुष्य ने कब शुरू कर दी थी, 3200 बीसी में शुरू कर दी थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने बात करें 3000 बीसी में, 3000 बीसी में कांसा की जो वस्तुएं थी, किसकी, कांसा की या ब्रोंज की वस्तुएं थी, उसका प्रयोग शुरू कर दिया। वस्तुओं का प्रयोग शुरू कर दिया था। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट ईयर और है 2900 बीसी में। देखो दोस्तों, मनुष्य इस टाइम में क्या हुआ, भूमि है ना वो सिंचित होने लगी। भूमि क्या होने लगी, सिंचित होने लगे, तो सिंचाई होने लग गई। तो सबसे पहली बात तो ये कि सिंचित कृषि शुरू। अब अपने कह सकते हैं कि सिंचित कृषि जब शुरू हो गई तो हल की जरूर आवश्यकता होगी, क्योंकि जब पानी या सिंचाई अवेलेबल हो चुकी थी तो भूमि है क्या वो कॉम्पैक्ट होने लगी और उसको कठोर परत को तोड़ने के लिए हल की भी आवश्यकता होने लगी। तो इसी टाइम में किसका आविष्कार हो गया, हल का भी आविष्कार हो चुका था। हल का आविष्कार। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 2700 बीसी। दोस्तों 2700 बीसी में क्या है, चाइना वालों ने सेरीकल्चर, अब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। दोस्तों सेरीकल्चर आपको याद रखना है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है। क्या होता है, रेशम कीट पालन। और रेशम कीट पालन होता है, रेशम, इसका नाम क्या होता है रेशम कीट का, बोम्बिक्स मोराई। ये भी आपको याद रखना है, क्या नाम होता है इसका, बोम्बिक्स मोराई। और पाला किस पे जाता है, ये सहतूत पर पाला जाता है। किस पर, सहतूत पर पाला जाता है। इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, किसके, सहतूत पर ये पाला जाता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट 2700 में सेरीकल्चर बता चुका हूं आपको, सेरीकल्चर। और कहां से शुरू हुआ ये, चीन। कहां से शुरू हुआ था, चीन में शुरू हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सेरीकल्चर सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था, चीन से शुरू हुआ था। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई चीजें क्लियर न हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट है वो कर दीजिएगा, उसके रिप्लाई है मैं आपको कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। तो इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ। यदि स्क्रीनशॉट लेना हो, वैसे आपको स्क्रीनशॉट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास जो बुक है वो बुक ही मैं करवा रहा हूँ। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट अपने बात करें ना यदि, तो 2200 बीसी में किसका पालन हुआ था, 2200 में भैंस का पालन हुआ था। आपको याद रखने की चीजें हैं वो आपको इंपॉर्टेंट मैं साथ में बताता जा रहा हूं, उन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। 2700 की बात करें अपने, देखिए 2700 बीसी में
भैंस पाल 2200, क्योंकि 2700 कर चुके थे, 2200 बीसी में भैंस का पालन है वो शुरू हो चुका था। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर अपने चलते हैं 1500 बीसी पर। 1500 बीसी, 1500 बीसी में क्या, गन्ने की खेती शुरू कर दी थी। गन्ने की खेती पुर्तगालियों ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? पुर्तगालियों ने। फिर बात करें 14वीं शताब्दी की बात करें यदि, तो उस टाइम में क्या हुआ था, लोहे का उपयोग शुरू हो गया था। लोहे का उपयोग शुरू हो गया था। लोहे का उपयोग शुरू, यानी उस टाइम में मनुष्य ने लोहा उपयोग करना शुरू कर दिया था। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं 16वीं शताब्दी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना आपको करवाया उसमें से सबसे यदि कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो ये है। 16वीं शताब्दी में क्या किया था, कुछ फसलें थी जो पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी भारत में। वो कौन कौन सी फसलें थी जो भारत में लाई गई फसलें? देखिए सबसे पहले तो आपको बताऊं मैं सब्जियों में एक टमाटर था, एक मिर्च थी, एक शकरकंद थी। टमाटर, मिर्च, शकरकंद। फिर बात करूं मैं फलों की, पपीता था, अमरूद था, अनानास। उसके बाद में यदि मैं और बात करूं फसलों की, मूंगफली, कपास, और सब्जी इसके अतिरिक्त आपका आलू भी था। एक सब्जी और थी, आलू था। और फलों में पपीता था आपका, और अनानास था, और अमरूद था। इतनी चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए यहां तक, क्योंकि 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा, किसके द्वारा? पुर्तगालियों ने क्या किया था, भारत में लेकर आए गए। पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। दोस्तों इतना आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ये सभी फसलें इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है IBPS AFO या SO बोलते हैं जिसको, बैंक का एग्जाम है ये। इसमें पूछा गया था कि 16वीं शताब्दी में पपीते का आवागमन है वो भारत में पुर्तगालियों द्वारा कब किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? राइट, 16वीं शताब्दी। इसी के अलावा कई एग्जाम में और में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट कुछ ईयर दिए गए इंपॉर्टेंट। अपने सिर्फ इंपॉर्टेंट ईयर की बात करेंगे जो अपने काम के नहीं है, या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए जो जिनका रोल नहीं है उनकी बातें अपनी नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं ईयर की। देखिए सबसे पहले आपकी बुक में एक ईयर लिखा गया है 1871। वर्ष 1871 है ना। इसमें क्या है, रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग, रेवेन्यू, कृषि और कॉमर्स, रेवेन्यू, कृषि, कॉमर्स विभाग की संयुक्त स्थापना। दोस्तों तीनों की स्थापना एक साथ हुई थी, यानी रेवेन्यू, कृषि और कॉमर्स विभाग एक साथ थे। बिल्कुल तीनों विभाग क्या थे, एक साथ थे 1871 में। 1871 में तीनों विभाग एक साथ में थे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट 1875 में ये इंपॉर्टेंट है, IMD की स्थापना हो चुकी थी, भारतीय मौसम विभाग की।
भारतीय मौसम विभाग। दोस्तों पहले ये कहाँ था, अब याद रखने वाली चीज़ें क्या है इसकी। आईएमडी पहले था ये पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में पूर्व में, और वर्तमान में कहाँ है आपको ये भी ध्यान में रखना है। ये वर्तमान में है नई दिल्ली में शिफ्ट हो चुका है, वर्तमान में नई दिल्ली में शिफ्ट हो चुका है। इसी के साथ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ आपको कि IAMD की फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, इंडियन मेटेरोलॉजी, IAMD होगा, IAMD इंडियन एग्रीकल्चर मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। दोस्तों जो IMD है यानी भारतीय मौसम विभाग है, वो तो भविष्यवाणी करता है कंप्लीट मौसम पूर्वानुमान की, और जो IAMD है वो क्या सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे किसान को पहले आंधी तूफान ओलावृष्टि होता है उससे पहले क्या अलर्ट कर देता है मौसम की जानकारी देके, जिससे क्या होता है कि किसान है वो अपना पहले जो प्रबंध करना चाहता है वो कर सकता है। उसके बाद की बात करें यदि नेक्स्ट अपने, तो ईयर आता है हमारे पास 1880। 1880 में क्या होता है? अकाल आयोग का गठन होता है। किसका होता है? अकाल आयोग का गठन। अकाल आयोग का गठन यानी फेमाइन कमीशन का क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। फिर ईयर आता है हमारे पास 1881। 1881 में जो कृषि विभाग है ना, जो 1871 में अपने बताया था कि कृषि, कॉमर्स एवं रेवेन्यू विभाग की संयुक्त रूप से स्थापना हुई थी, इससे क्या हो चुका था? कृषि विभाग अलग हो चुका था। यानी कृषि विभाग की अलग से स्थापना, यानी कृषि विभाग है, जो कृषि और रेवेन्यू विभाग है ना, वो दोनों अलग हो चुके थे। किससे? कॉमर्स विभाग से। कृषि और रेवेन्यू दोनों विभाग है वो कॉमर्स विभाग से अलग हो चुके थे 1881 में। ये देखिए 1871 में कृषि, जो रेवेन्यू और कृषि और कॉमर्स तीनों विभाग की स्थापना एक साथ हुई थी। एक ही विभाग था, लेकिन बाद में क्या कृषि विभाग और जो रेवेन्यू विभाग है वो कॉमर्स विभाग से इसको अलग कर दिया गया था, कृषि और रेवेन्यू को। नेक्स्ट अपनी बात करें 1882 की। 1882 में स्थापना होती है वेटनरी कॉलेज की। किसकी स्थापना? वेटनरी कॉलेज की स्थापना हो जाती है 1882 में। इतना इंपॉर्टेंट ईयर है नहीं ये, चलते हैं नेक्स्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास बात करें यदि 1899-1900 की। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट ईयर है वो मैं आपको करवा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैं स्किप कर दूंगा। तो छप्पनिया अकाल पड़ा था। छप्पनिया अकाल पड़ा था। अब छप्पनिया अकाल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पड़ा था विक्रम संवत 1956 को। ईयर पूछे आपसे कौन सा था? 1899-1900 था, लेकिन विक्रम संवत कौन सा था? वो 1956। जो हिंदी महीने चलते अपने वो आपके किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? विक्रम संवत के अकॉर्डिंग। जो विक्रम संवत है वो आपका 57 साल जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके आगे चलता है, 57 वर्ष। क्लियर होगा इतना मेरे हिसाब से? तो चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में आपकी बुक में 1901 में स्थापना लिखी गई है FRI की। दोस्तों FRI की स्थापना हुई थी 1906 में, वो आप करेक्ट कर लेना, बुक में गलत है वो। FRI यानी वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मार्क कर लेना, देहरादून में। कहाँ पर है ये? देहरादून में है।
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। इसको मार्क कर लेना अच्छे से दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोलता जाऊँ इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से मार्क कर लेना। आई होप दोस्तों इतना आपको समझ आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। दोस्तों जो हमारी टेस्ट सीरीज है, आपको इसका बेनिफिट जो मैं करवा रहा हूँ, वीडियो लेक्चर आपको मिल रहे हैं, इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप टेस्ट इसके साथ दोगे। क्योंकि अपनी तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टेस्ट होता है, अपना खुद का एनालिसिस होता है। क्योंकि जब तक आपका एनालिसिस नहीं होगा तो आप ये आइडिया नहीं लगा पाते हो कि आपकी तैयारी कहाँ चल रही है, कितनी तैयारी चल रही है आपकी। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें और उसके बाद में जो आप वीडियो के स्टार्टिंग मैंने जो प्रोसीजर बताया था उसको फॉलो करें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों एक महत्वपूर्ण ईयर और है 1905। आप सभी को वैसे पता होगा कि 1905 में स्थापना किसकी हुई थी, IARI की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, IARI। अब IARI की फुल फॉर्म क्या है आप सभी को पता है, 1905 IARI की स्थापना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की क्या हुई थी, स्थापना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। दोस्तों जो आई का मतलब इंडियन था, आज़ादी से पूर्व इसका मतलब इंपीरियल था, लेकिन आज़ादी के बाद में क्या हुआ, इंपीरियल को हटाकर क्या किया गया, इंडियन कर दिया गया। इसकी स्थापना हुई थी पूसा बिहार में। पूसा बिहार में एक समाज सेवक था अमेरिका का, हेनरी फिप्स, तो उसके नाम से तो पी ले लिया और वो कहाँ का था, USA का, इसलिए उस जगह का नाम क्या पड़ गया, पूसा पड़ गया था। तो IARI की स्थापना आपको याद रखनी है 1 अप्रैल 1905 को। 1 अप्रैल 1905 को इसकी स्थापना हुई थी। जो इसके वर्तमान जो आपके इसके बात करूं मैं डीजी की, इसके प्रथम डीजी थी बी विश्वनाथन। प्रथम डीजी थे इसके बी विश्वनाथन। और वर्तमान डीजी की बात करूं, इसके वर्तमान डीजी इसके हैं AK सिंह हैं। ये थे प्रथम और वर्तमान AK सिंह है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट 1906 में FRI की स्थापना हो चुकी थी। इसकी अपने अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यदि बात करें अपने 1914, हमारे पास ईयर आता है 1914 में। इसमें डीपा की स्थापना हुई थी। डीपा की फुल फॉर्म डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि डीपा की स्थापना, ये क्वेश्चन है वो आसाम PSC ने पूछा था अपने एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना है इसको कि डीपा की स्थापना है वो कब हुई थी। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट है ये, यानी विनाशकारी कीट अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1914 में पारित हुआ था। उसके बाद में हमारे पास आपकी बुक में जो ईयर दिए गए हैं, जैसे 1920 दिया गया है, एक कार्यक्रम दिया गया एक्सटेंशन का, वो आपके काम का नहीं है क्योंकि ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएगी। ये चीज़ें BSc एग्रीकल्चर और MSc एक्सटेंशन में जो होती है पूछी जाती है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद में 1921 में दिया गया है, जैसे 1921 में आपको जो श्री निकेतन है और सेवाग्राम प्रोजेक्ट है, और इसके अलावा आपका जो मारथंडम प्रोजेक्ट है वो आपको दिए गए हैं, इनको आपको स्किप कर देना है, इसको याद रखने की आवश्यकता आपको है नहीं। नेक्स्ट अपने चलते हैं
1921 पे 1921 में केंद्रीय कपास कमेटी की स्थापना हुई थी। केंद्रीय कपास कमेटी की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय कपास कमेटी की स्थापना 1921 में हुई थी। उसके बाद में आपके पास एक ईयर दिया गया है 1929, जो एग्रीकल्चर के इतिहास में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। तो मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं, अपने उसके बाद में बात करेंगे 1929 की। 1929 इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि 1929 में स्थापना हो चुकी थी आईसीएआर की स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। दोनों में दोस्तों कंफ्यूज मत होना। आईआरआई क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। तो इसकी स्थापना की बात करूं, इसकी स्थापना हुई थी एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे। तो कमेटी कौन सी थी? आपके लिए रॉयल कमीशन था। कौन था? रॉयल कमीशन, या आप बोल सकते हो शाही आयोग। दोस्तों शाही आयोग ने क्या किया था, एक केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई थी, ये 1926 में इस कमेटी को बनाया था। इस कमेटी ने क्या किया, 1928 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी कि भारत में आईसीएआर की स्थापना है वो होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, इसकी स्थापना कर दी। कब? 16 जुलाई 1929 को। 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना कर दी। इसीलिए 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है? आईसीएआर दिवस मनाया जाता है। आईसीएआर दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई 1929 से इसकी स्थापना हो गई, इसीलिए 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है? आईसीएआर दिवस मनाया जाता है। वर्तमान जो आईसीएआर के वर्तमान डीजी है त्रिलोचन महापात्रा। वर्तमान डीजी कौन है? त्रिलोचन महापात्रा। आपको ये याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके प्रथम जो डीजी थे वो थे बीपी पॉल। दोस्तों बीपी पॉल क्या एक रोज ब्रीडर थे। रोज ब्रीडर, गुलाब के प्रजनक थे। क्या थे ये? गुलाब प्रजनक। इनके नाम पे किस्म भी है गुलाब की, डॉक्टर बीपी पॉल। तो ये प्रथम बने थे 1965 में, आईसीएआर के डीजी बने थे, यानी महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल थे, या महानिदेशक आप बोल सकते हो। उसके बाद में यदि अपने नेक्स्ट बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष भी आपको याद रखना है दोस्तों। अध्यक्ष वर्तमान इसके कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। नरेंद्र सिंह तोमर। क्यों? क्योंकि आईसीएआर का हमेशा अध्यक्ष कौन होता है? वर्तमान जो आपकी केंद्र में जो सरकार है उसके केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं, वो क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं हमेशा आईसीएआर के। इस चीज को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। वहीं आपको दोस्तों राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? राजस्थान के कृषि मंत्री आपको याद होगा कौन है? श्रीमान लालचंद कटारिया राजस्थान के कृषि मंत्री है, वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों आपको आई होप इतना समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से आईसीएआर की स्थापना कैसे हुई और कब हुई थी। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। 1931 ईयर आता है, वो आपके काम का नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर ये अपने सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस की चीजें हैं, क्योंकि उसमें जो केंद्रीय लाख कमेटी उसकी स्थापना दी गई है। अपने लैग कल्चर है वो अपने सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में देखिए दोस्तों नेक्स्ट यदि अपनी बात करें 1940 की। 1940 में क्या होता है? 1940 में स्थापना हो जाती है किसकी?
फूड डिपार्टमेंट की, फूड डिपार्टमेंट की, खाद्य विभाग की स्थापना हो जाती है। भारत में खाद्य विभाग की स्थापना हो जाती है। फिर क्या, खाद्य विभाग ने 1942 में एक चलाया था प्रोग्राम, क्या चलाया था? ग्रो मोर फूड। ग्रो मोर फूड का मतलब क्या होता है? ग्रो मोर फूड यानी अधिक अन्न उपजाऊ, अधिक अन्न उपजाऊ, अधिक, क्योंकि भारत में उस टाइम खाद्यान्न की कमी थी, अधिक अन्न उपजाऊ प्रोग्राम चलाया था, अधिक अन्न उपजाऊ प्रोग्राम है वो चलाया था। इसी के साथ में एक चीज इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आईसीआर ने क्या किया था? 1940 के अंदर एक पत्रिका प्रकाशित की थी। क्या प्रकाशित की थी? पत्रिका प्रकाशित की थी। कौन सी? इंडियन फार्मिंग पत्रिका है वो प्रकाशित की थी, इंडियन फार्मिंग। दोस्तों एक चीज के लिए माफी चाहूंगा कि आपको जो 1940 है, वो जो उसकी फूड डिपार्टमेंट की स्थापना 1942 में हुई थी, 1942 में इसने क्या किया था? ग्रो मोर फूड जो अभियान है वो चलाया था। दोस्तों इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना कि 1942 में किसका फूड डिपार्टमेंट की स्थापना हुई और 1942 में क्या हुआ? ग्रो मोर फूड अभियान है वो खाद्य विभाग ने चलाया था। अब याद रखना, इंडियन फार्मिंग पत्रिका, इंडियन फार्मिंग जो पत्रिका है वो प्रकाशित कौन करता है? ये आपको याद होना चाहिए। आईसीआर क्या करता है? इसका प्रकाशन करता है। इंडियन फार्मिंग जर्नल एक पत्रिका है, इंडियन फार्मिंग जर्नल एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन आईसीआर करता है। पूछ सकता है कि इसका प्रकाशन सबसे पहले कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से आप याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों एक महत्वपूर्ण ईयर आ जाता है आपका 1943, 1943। 1943 महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि 1943 में बंगाल में अकाल पड़ता है। बंगाल में क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। और कौन सा? धान की भूरी पत्ती धब्बा रोग, भूरी पत्ती धब्बा रोग लग जाता है किसके अंदर? धान में। और इसका रोग कारक क्या होता है वो आपको अच्छे से याद रखना है। इसका रोग कारक होता है हेलमेंथियोस्पोरम ओराइजी। अच्छी तरीके से याद होना चाहिए आपको, हेलमेंथियोस्पोरियम ओराइजी। अंग्रेजी में यदि अपने रोग का नाम तो कहें, जो क्या था? धान, जो हिंदी में कहें धान की भूरी पत्ती धब्बा रोग या लीफ स्पॉट ऑफ राइस रोग था, जो 1943 में पड़ा था, लगा था धान में 1943 में, याद रखना, जिससे भयंकर नुकसान है वो हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर आपके पास 1946। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? इसलिए दोस्तों क्योंकि केंद्रीय धान अनुसंधान की स्थापना हो चुकी थी। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये कटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में, याद रखना आपको। लेकिन दोस्तों एक चीज आप और याद रखना, वर्तमान में जो है ना ये केंद्रीय से क्या हो चुका है? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हो चुका है। राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा के अंदर है। वर्तमान में इसका नाम क्या हो चुका है? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी राष्ट्रीय हो चुका है केंद्रीय के स्थान पर। 1946 के अंदर ही स्थापना हुई थी डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारटेंस दोस्तों
डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन का अर्थ क्या था? क्वारंटाइन का अर्थ क्या होता है? जैसे आपने आजकल तो खूब सुना होगा कोरोना महामारी के अंदर क्वारंटाइन क्या होता है। कहने का मतलब जैसे किसी देश में किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई रोग हो रहा है तो उस रोग से जिस क्षेत्र में रोग नहीं है उस क्षेत्र में क्या हो, कोई जो आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड कमोडिटीज़ है उनका आयात है वो रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है, यानी प्रतिबंधित किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? अपने क्वारंटाइन कहते हैं। तो 1946 में क्या किया था? डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन्स की है जो इसकी स्थापना हो चुकी थी। और है कहाँ पे ये इंस्टीट्यूट? फरीदाबाद हरियाणा में। फरीदाबाद हरियाणा में। फरीदाबाद हरियाणा में है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन्स। कहाँ पे है ये? उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट तो कुछ आपके दिए हुए 1946 में जैसे फिरका आंदोलन है, 1948 में आपका गेट दिया हुआ है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ दिया जो आगे चल कर क्या बन गया था आपका जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO 1998 में। जो 1948 में आपका क्या है गेट है, इसका रूप 1995 में, सॉरी 1998 बताया मैंने, 1995 में क्या था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इसने रूप है वो ले लिया था। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में एक्सटेंशन के प्रोग्राम दिए गए वो आपको काम में के नहीं है। जैसे CDP दिया हुआ है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में, नए 1953 में आपका NES दिया गया है, वो काम के आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में इंपॉर्टेंट ये आता है आपके लिए 1955। 1955 दोस्तों कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, उसके रिप्लाई मैं दे दूंगा। दोस्तों जो ज्वाइन करना चाहता है इसके लिए टेस्ट सीरीज को, क्योंकि टेस्ट आपके लिए जरूरी है, टेस्ट आप ज्वाइन करोगे तभी आप एनालिसिस कर पाते हो। किसी भी एग्जाम में सफलता का जो सूत्र होता है वो टेस्ट सीरीज होता है। 1955 की यदि मैं बात करूं, 1955 में क्या स्थापना? FPO। FPO का मतलब फूड प्रोडक्ट ऑर्डर आया था। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर यानी खाद्य उत्पाद अध्यादेश। खाद्य उत्पाद अध्यादेश आया था। इसमें क्या होता है? खाद्य उत्पादों की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो नियंत्रण का काम करता है, क्योंकि इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इस क्वालिटी की इस प्रकार जो इस प्रोडक्ट की खाद्य उत्पाद की जांच होगी, इसकी क्वालिटी इतनी होनी चाहिए, वो सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। तो आपको याद रखना है FPO या फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है वो कब आया? वो आया था 1955 में आया था। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपने 1957 की। 1957 में फर्स्ट AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट किस पे था? मक्का पे था। ये आपको याद रखना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको 1957 की ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। दोनों ये रिपोर्टेड है 1955 1957। 1957 क्या था? AIRCPO ने मेज था, यानी अखिल भारतीय मक्का अनुसंधान प्रोजेक्ट आया था। वो आया था आपका 1957 में, और मक्का पर सबसे पहला प्रोजेक्ट था, यानी पहला भारत का AICRP था वो किस पे था? मेज पे था। आपको इसको अच्छे तरीके से याद में रखना है। फिर 1958 की यदि बात की जाए तो नाफेड की स्थापना हो चुकी थी। दोस्तों नाफेड है वो क्या करता है? दलहनी फसलों की खरीद करता है। दलहनी फसलों की खरीद करता है। दलहनी फसलों की खरीद कौन करता है? नाफेड है वो करता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका ईयर है 1959। ये आप राजस्थान जीके में पढ़ते ही हो कि राजस्थान में पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो शुरू हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उसके बगदरी गांव से ये शुरू किया था। नेक्स्ट एक एग्रीकल्चर की हिस्ट्री की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट ईयर और आ जाता है 1960। 1960 इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम कृषि
विश्वविद्यालय। भारत की प्रथम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित हो चुकी थी कहाँ पर? पंतनगर उत्तराखंड में। पंतनगर उत्तराखंड, तब यूपी में था ये पंतनगर जब ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी। आज वर्तमान में उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये उत्तराखंड के अंदर पंतनगर में है गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 1960 में स्थापित हुई और एक पैटर्न था भूमि अनुदान आयोग, यानी भूमि को जैसे क्या करना, लोगों ने इसको दान दिया और ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। इसे कहते हैं, अमेरिका का एक पैटर्न है लैंड ग्रांट पैटर्न, यानी भूमि अनुदान जो आयोग है या पद्धति कह सकते हो, भूमि अनुदान पद्धति, उस पर क्या था, स्थापित है, वो यूनिवर्सिटी की गई थी। उसके बाद में आपके पास कुछ और ईयर आ जाते हैं, जैसे 1960 है, IADP चला था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला था। ये आप कितने जो सघन इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, सघन कृषि जो जिला प्रोग्राम है, वो आपका इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद में जो कैटल वाला आता है 1963 में, वो भी आपका इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद में 1964 की मैं बात करूं, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राष्ट्रीय प्रदर्शन लिखा हुआ है, वो छोड़ देना, आप स्किप कर सकते हो इनको। फिर आ जाइए नेक्स्ट, 1965 का आपको बता चुका हूं कि बीपी पॉल ICAR के प्रथम DG बने थे। नेक्स्ट चलिए 1963 बता देता हूं आपको। देखो 63 में स्थापना हुई थी किसकी? NSC की, NSCL, राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। फिर 1966 में क्या आता है? बीज अधिनियम आ जाता है, बीज अधिनियम, सीड एक्ट आ जाता है। क्या आता है? सीड एक्ट आ जाता है। और ये सीड एक्ट है 1969 में लागू होता है। कब लागू होता है? बीज अधिनियम 2 अक्टूबर 1969 को बीज अधिनियम लागू हो जाता है। बीज अधिनियम लागू। देखो दोस्तों, जो लोकसभा में पारित होता है ये कब? 29 दिसंबर 1966 को पारित होता है लोकसभा में, यानी कानून के रूप में इसको मान्यता मिल गई थी बीज अधिनियम को। लेकिन ये लागू कब हो पाया था? ये 2 अक्टूबर 1969 को लागू हो पाया था। इतना आपको मेरे हिसाब से क्लियर होगा। फिर अपनी बात करें 1970 की। 1970 में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि आयोग। एक आगे आएगा राष्ट्रीय किसान आयोग। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना यही बता देता हूं आपको। जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है उसकी स्थापना 1970 में हुई थी, लेकिन 2004 में किसकी स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय किसान आयोग के, जिसके स्वामीनाथन, जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, श्रीमान डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, वो 2 साल इसके चेयरमैन रहे थे 2004 से 2006 तक। क्योंकि देश में किसानों की आत्महत्या हो रही थी ज़्यादा, इसलिए सरकार ने कमेटी गठित की और राष्ट्रीय किसान आयोग है उसकी स्थापना की। इन्होंने इस पे स्टडी की। इसके बाद में इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो सबमिट की थी। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट यदि अपने बात करें 1966 की, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम था आपका, वो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद में हरित क्रांति इंपॉर्टेंट है। 1966-67 में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति दोस्तों, हरित क्रांति का मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, क्योंकि देखिए दोस्तों पहले क्या था, भारत पूरा का पूरा जो खाद्यान्न आयात पर निर्भर था। लेकिन 1965 में क्या हुआ था? 64 में अमेरिका से गेहूं का आयात किया गया, अच्छी क्वालिटी के सीड थे, जिससे अचानक क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा, यानी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन सभी का प्रयोग हुआ और गेहूं और जो धान है उसकी प्रोडक्शन में बम्पर पैदावार हुई और बम्पर इंक्रीज हुई उनके उत्पादन में, जिससे क्या देश आत्मनिर्भर हो गया था। किसमें? खाद्यान्न उत्पादन में। भारत को आयात बाद में नहीं करना पड़ता था। 1966-67 में हरित क्रांति का जो आवागमन है वो हुआ था, या कह सकते हो हरित क्रांति आई थी। और जो हरित क्रांति शब्द है
वो दिया था विलियम गॉड ने दिया था। किसने दिया था? विलियम्स गॉड ने दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं, आपके जो कुछ दिए गए हैं, जैसे डेयर की स्थापना कब हुई थी, टाइगर प्रोजेक्ट है, ARS है, ये आपके लिए जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो आपको याद रखना, क्योंकि राजस्थान जीके की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट है वो आया था, तो आपको राजस्थान जीके में पढ़ने को मिलेगा टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। उसके बाद में अपने बात करें जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें 1974 में आया था। यानी जो भूमियां सिंचित नहीं थी उनको क्या किया है, उनको सिंचाई योग्य बनाना कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जो 1974 के अंदर आया था। इतना इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में यदि बात करें अपने 1974 की, जो एक आपका T&V प्रोग्राम है वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर एक ईयर आपके लिए आता है बहुत इंपॉर्टेंट, 1974। एक क्रांतिकारी परिवर्तन था 1974 के अंदर। क्रांतिकारी क्यों कहें? क्योंकि 1974 में KVK कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, कमेटी गठित की गई थी इसके लिए, उसका नाम था मोहन सिंह मेहता कमेटी। मोहन सिंह मेहता कमेटी, मोहन सिंह मेहता कमेटी। इस कमेटी की सिफारिश पे क्या हुआ? KVK स्थापित हुआ। और भारत का जो प्रथम KVK था, भारत का प्रथम KVK वो स्थापित हुआ था पौंडीचेरी में 1974 में। पौंडीचेरी में 1974 में, जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अधीन आता है। और बात करूं मैं प्रथम राजस्थान का, प्रथम राजस्थान का था वो था आपका फतेहपुर सीकर में। फतेहपुर सीकर में स्थापित हुआ था 1976 में। ध्यान रखना दोस्तों, भारत का पहला KVK 1974 में स्थापित हुआ था, लेकिन राजस्थान का पहला KVK 1976 में स्थापित हुआ था फतेहपुर सीकर में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था इसका? सीकर था। फिर उसके बाद में बात करें टोटल KVK की, टोटल जो KVK है जो भारत में है वो है टोटल KVK आज की डेट तक 721 KVK है। और राजस्थान में जो आज की डेट तक टोटल KVK हैं वो 44 KVK आपकी बुक में थोड़े पुराने दिए गए हैं, शायद आपकी बुक में 690 होंगे या इससे भी कम होंगे, तो इसको आप 721 कर लेना आज की डेट तक। और राजस्थान में 44 है वो कर लेना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, KVK के बारे में आपको इतना ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में 1975 में आपका G गाडेकर कमेटी है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल किया गया था वो इंपॉर्टेंट नहीं इतना। उसके बाद में 20 सूत्रीय प्रोग्राम, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब आया था 20 सूत्रीय प्रोग्राम, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आपको थोड़ा सा हल्का सा इसको याद होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब 20 सूत्रीय प्रोग्राम आया था। उसके बाद में आपका अंत्योदय योजना आई थी 1976 में, ये भी आपकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद में 1976 में आपका द्विस्तरीय जो आया था, जो आपका पंचायती राज का द्विस्तरीय रिकमेंडेशन की थी किस कमेटी ने? अशोक मेहता कमेटी ने, वो भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में आगे जितने भी आपके एक्सटेंशन प्रोग्राम दिए गए हैं, जैसे नारम दिया गया है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लेना, क्योंकि जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है मरु विकास कार्यक्रम, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था? वो हुआ था 1977-78 में। तो जो DDP है, DDP डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है DDP कब शुरू हुआ था? 1977-78 में। कब शुरू हुआ था? 1977-78 में DDP शुरू हुआ था दोस्तों। इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रहना चाहिए। ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1977-78 में जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो शुरू हुआ था। उसके बाद में एक आपके लिए ईयर इंपॉर्टेंट और है कि 1979 में एक्सटेंशन का वैसे तो, पर इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना, लैंड टू लैब प्रोग्राम, लैंड टू
लैब प्रोग्राम। लेकिन दोस्तों वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है, लैब टू लैंड प्रोग्राम कर दिया गया है। क्योंकि पहले क्या था, जैसे कोई नई लैंड टू लैब का मतलब क्या था, यानी अपने कोई अनुसंधान करना है, वो अपने क्या है भूमि से या लैंड से कोई है वो अपने लैब में लेके जाए, रिसर्च करनी है। लेकिन अब क्या हुआ, इसको क्या कर दिया गया, लैब टू लैंड, यानी जैसे ही अपने लैब में कोई रिसर्च किया है वो अपने कहां तक लेके आना, खेत तक लेके आना। वो किस प्रोग्राम के अंतर्गत था, लैंड टू लैब प्रोग्राम। वर्तमान में इसको लैब टू लैंड प्रोग्राम कर दिया गया है। फिर 1979 में ट्राइसेम आता है। ट्राइसेम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। फिर उसके बाद में यदि बात करें अपने 1980 की, वो आपको इंपॉर्टेंट ईयर है नहीं। फिर चलिए दोस्तों 1982, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर। क्यों, क्योंकि इसमें नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और एग्रीकल्चर फील्ड में जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन है, नाबार्ड है। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। बात करूं मैं 1982 की, तो नाबार्ड की स्थापना हो चुकी थी कब, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। और इसके वर्तमान जो चेयरमैन है वो है गोविंदा राजुलू। हर्ष कुमार भानवाला थे, वो इससे पहले थे। आपकी यदि बुक में दिया गया है तो हर्ष कुमार भानवाला होगा, उसको काट के आप सही कर लेना। गोविंदा राजुलू। और नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर, फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसकी फुल फॉर्म है, जो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है जो आपकी, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। क्योंकि इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो एग्रीकल्चर का विकास करना। ये क्या करता है, जो आपको बैंक में आप जाते हो, जो लोन या जो लिमिट आपकी भूमि पे दी जाती है, वो क्या करता है, ये बैंकों को लोन देता है, डायरेक्ट फार्मर को लोन नहीं देता, ये बैंकों को लोन देता है। और बैंक अपने को क्या करते हैं, फार्मर को लोन देते हैं। उसके बाद में यदि बात करूं मैं 1986 की, तो आपका आ जाता है टेक्नोलॉजी, TMO, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स। ये आपको याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना है, जो तिल नौपर तकनीकी मिशन आया था वो कब आया था, 1986-87 में आया था। 1986-87 के अंदर टेक्नोलॉजी मिशन है वो आया था। उसके बाद में नेक्स्ट अपने चलें तो एक्सटेंशन प्रोग्राम है आपका, आ जाता है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। 1999 में 1999 में आपका आ जाता है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड है वो 1998-99 का जो बजट था 1998-99 का, उसमें घोषित किया गया था किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इसमें क्या है, 3 लाख रुपए तक वर्तमान में 4% की ब्याज दर पे है जो किसानों को लोन दिया जाता है। तो वर्तमान में क्या है, क्या वैसे बैंक की जो ब्याज दर है वो अधिक होती है, लेकिन इसमें क्या है 3 लाख रुपए तक सिर्फ आपको 4% ब्याज है वो देना होता है। ये स्कीम लॉन्च की गई थी। वर्तमान में इस स्कीम को जो मछली पालन वाले फार्मर है और जो एनिमल हस्बेंड्री यानी
जो आपके पशुपालन वाले हैं, पशुपालक हैं, उनके लिए भी स्कीम को बढ़ा दिया गया है लास्ट ईयर बजट में कि ये मछली पालकों और पशुपालकों भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, उनको बेनिफिट इसका मिलेगा। साथियों फिर अपने बात करें 2004 की। 2004 में एक स्कीम लॉन्च हुई थी केसीसी। केसीसी का मतलब किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर से अपना देखिए, इसमें क्या है, किसान सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कॉल करके अपने क्वेश्चनों के आंसर ले सकते हैं। यानी किसी किसान के खेत में कोई फसल में रोग हो गया है या कोई कीट लग गया है, उसका यदि ट्रीटमेंट पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। और इसका जो टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री जो नंबर है वो है आपका 1800-180-1551। इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। वो आपको आगे क्या करते हैं, फार्मर को ट्रीटमेंट है वो बताते हैं। आपको नंबर याद होना चाहिए और इसकी जो शुरुआत होती है वो कब हुई थी वो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा 2004 में मैं जो राष्ट्रीय किसान आयोग है उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूं। नेक्स्ट बात करें 2005-06 की। दोस्तों 2005-06 में एक मिशन लॉन्च हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद होना ही होना चाहिए। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसका नाम परिवर्तित हो गया 2014 में। इसका नाम 2014 में क्या हो गया, MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो आपको याद रहना चाहिए कि 2005-06 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन या राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसका नाम परिवर्तित हो गया 2014 में, इसका नाम हो गया मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसके बाद में दोस्तों आपको 2007 में दो चीजें याद रखनी है। आपको 2007 की दो चीजें याद रखनी है। एक तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में दोस्तों जो गरीबों को क्या मिलता है, 2 रुपए किलो जो अनाज मिलता है उचित मूल्य की दुकान पे, वो किस स्कीम के अंतर्गत मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन स्कीम के अंतर्गत मिलता है। जो आपके जो राशन कार्ड पे जो मिलता है राशन, वो क्या है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत मिलता है। और ये स्कीम 2007 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद में 2007 में आपको एक स्कीम और याद रखनी है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है वो भी कब हुई थी, 2007 में। और 2006 में नरेगा है, जो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण अधिनियम है वो पारित हुआ, जिसके तहत रोजगार है वो 100 दिनों का रोजगार है वो दिया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आज थोड़े से क्या थे, ईयर ज्यादा थे, इसलिए इस वीडियो को, जो वीडियो थोड़ी सी वो लंबी हो जाती, इसलिए पेज आपके कम कवर किए गए हैं। वो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में अपने थोड़े ज्यादा कर लेंगे, क्योंकि इस जो ईयर थे इसमें ईयर में टाइम लगने वाला था, आपको थोड़ा समझाना था, इसलिए इसमें क्या है थोड़ा सा कम पेजों को मैंने कवर किया है। अब आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं दोस्तों।
यदि आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है और ये वीडियो देख रहे हो, कंप्लीट नेमराज सुंडा बुक, पूरी नेमराज सुंडा बुक करवाई जाएगी, बिल्कुल फ्री होगी। यूट्यूब पे क्लासेस मिलेगी आपको ये क्लासेस क्या करना है, डेली बेसिस पे लेनी है, डेली क्लासेस लेनी है। आपको कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी है, डेली आपको क्लास देखनी है। आपकी तैयारी मैं गारंटी देता हूं बहुत अच्छे लेवल से हो सकती है। बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, अनेकों चैनल है। तो दोस्तों, आप तैयारी है वो हमारे इस चैनल से कीजिए। कंप्लीट बुक करवाऊंगा, इतने सिस्टमेटिक तरीके से करवाऊंगा कि आपको 100% सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाएगा यदि आप मेरे साथ पढ़ते हो। लेकिन दोस्तों, क्योंकि आपको एक टेस्ट सीरीज जरूर चाहिए। क्योंकि आपकी तैयारी में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है टेस्ट सीरीज आपको मैं अवेलेबल करवा रहा हूं। ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो के, वहां एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और वहां से उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको एक से एक बड़े अच्छे शानदार तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो मिले। कोई किसी प्रकार का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं है, खुद मैंने अपने हाथों से टाइप करके वहां क्वेश्चन है मैं डेली अपलोड करता हूं। उसी लेवल के अच्छे क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। कंप्लीट जो बुक है इसकी मैं टेस्ट सीरीज दूंगा। जो आपको ये बुक करवा रहा हूं, इस बुक की सिस्टम क्या रहेगा, जैसे मैंने 6 दिन सोमवार से शनिवार तक आपको जितने पेजेस करवाए, जैसे आज मैंने 5 पेज करवा दिए, मान लो आगे मैं कल 10 करवा दिए, आपको कंप्लीट जो मैं पेजेस करवाता जाऊंगा उन पेजेस को आपको 6 दिन जो पेज करवाए वो पढ़ने हैं। आपका 7वें दिन क्या होगा, 7वें दिन आपका टेस्ट होगा। वो टेस्ट आपका लाइव होगा, यानी आप उस टाइम टेलीग्राम पे उस ग्रुप में लाइव होंगे, ऑनलाइन होंगे तो आप टेस्ट दे पाएंगे, अन्यथा बाद में वो टेस्ट नहीं दे पाएंगे। उसको लिए आपके लिए संडे को टेस्ट होगा। वो कब होगा, संडे को टेस्ट होगा। क्वेश्चन होंगे उसमें टोटल 100 में आपके होंगे 60 एग्रीकल्चर, 25 जीके और 15 हिंदी के होंगे, 15 हिंदी के। पूरा पैटर्न होगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के लिए आपको पे करना होगा। चार्ज आपका रहेगा 500 रुपये कंप्लीट बुक का। पूरी बुक 500 रुपये में होगी आपकी। कंप्लीट बुक के टेस्ट आपको मात्र 500 रुपये में, मात्र 500 रुपये में। वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। आपको गूगल पे करना है या पेटीएम कर सकते हो। ये आपको अच्छे से समझ आ गया। यदि समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके कोई इसके बारे में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो उसके बारे में अन्य जानकारी आप ले सकते हो। दोस्तों, नेमराज सुंडा बुक के अलावा मैं क्या कवर करूंगा, आपकी एनआर सुंडा प्लस 12th प्लस 11th एग्रीकल्चर की जो बुक है वो भी आपको मैं कवर करवाऊंगा। तो दोस्तों, सोचिए आपके लिए बचता क्या है। मात्र 500 रुपये में आपकी तैयारी होती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। तो दोस्तों, आप ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज को, और आप डेली बेसिस पे जब भी आपका टेस्ट होगा, यानी जो आपका संडे को टेस्ट होगा उस टेस्ट को दीजिए। आपका एनालिसिस होगा कि आपके कितने नंबर आए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, गलत। आपका एनालिसिस सबसे बड़ी चीज है तैयारी में। सबसे जो अच्छा पॉइंट होता है या जो आपको बार बार प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, वो प्रैक्टिस आपकी कैसे हो सकती है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो सकती है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल पे या पेटीएम से
एक नंबर है 7976366098। इस नंबर पे आपको 500 रुपये गूगल पे या पेटीएम करने हैं। उसके बाद इसका जो स्क्रीनशॉट है, उसका स्क्रीनशॉट है वो एक व्हाट्सएप नंबर है 9667108770, इस पे सेंड कर देना है अपने नाम और एड्रेस के साथ। ये रहेगा व्हाट्सएप नंबर, ये है व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और एड्रेस के साथ 500 रुपये का जो स्क्रीनशॉट है वो आप इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। वहां से मैं आपको एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड करूंगा और टेलीग्राम पे ही आपका टेस्ट होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।